नमस्कार, मैं राजेश यादव, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा, एजुसेट से प्रसारित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के प्रसारण में मेरी चर्चा का मुख्य विषय है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक उप विषय के अंतर्गत आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। अर्थव्यवस्था का अर्थ, आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाएं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक व उनका विभाजन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के व्याख्यान के उपरांत आप सभी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाएं कौन कौन सी है तथा उनका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं व उनका वर्गीकरण एवं विभाजन किस आधार पर कैसे किया जाता है, इन सभी बिंदुओं से पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसके आधार पर एक निश्चित क्षेत्र के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारस्परिक सहयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। सरल शब्दों में, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति को समझना ही हमारा उद्देश्य है। अतः अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय मानव समाज की समस्त उत्पादन तथा विनिमय प्रणाली से है, जिसके फलस्वरूप लोगों को आजीविका प्राप्त होती है, जिस ढांचे के अंतर्गत देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सभी आर्थिक क्रियाएं जब एक निश्चित ढांचे में की जाती है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाओं की, अर्थात आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाएं कौन कौन सी है तथा उनका विभाजन कैसे किया जाता है। पहले हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं की कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है। वे क्रियाएं जिनके करने से व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ है। कोई प्रातः उठते ही खेतों में काम करने के लिए जाता है, शिक्षक विद्यालय जाता है, डॉक्टर नर्सिंग होम या क्लिनिक पर जाता है, सरकारी कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में जाते हैं, दूध का ड्रम लेकर दूध बेचने के लिए निकलता है, सब्जी वाला सब्जी बेचता है। कुछ व्यक्ति या महिलाएं जिनको आप देखते होंगे कि आपके या आपके आस पड़ोस में घरों में सफाई का काम करने के लिए आते हैं। इन सभी को काम के बदले कुछ न कुछ राशि आय स्वरूप प्राप्त होती है। अतः वे सभी क्रियाएं जिनके करने से व्यक्ति या महिला को आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ क्रियाएं ऐसी है जिनके बदले किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती, आर्थिकेतर क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए, अध्यापक स्कूल में पढ़ाने के बाद मासिक वेतन प्राप्त करता है तो वह आर्थिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि उसके बदले उसको आय प्राप्त हो रही है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जिन क्रियाओं को करने के बाद मनुष्य को कुछ ना कुछ राशि आय स्वरूप प्राप्त होती है, वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। लेकिन यदि वह अध्यापक अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वहाँ उसको किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होगी, तो यहाँ उसका अपने बच्चों को पढ़ाना आर्थिकेतर क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार डॉक्टर अस्पताल में रोगियों को देखने के बदले मासिक वेतन प्राप्त करता है, लेकिन घर में अपने बच्चों का इलाज करने के बदले वह कुछ भी नहीं लेता। इसी प्रकार मजदूर भी यदि अपने घर का काम करेगा तो वह मजदूरी का भागीदार नहीं होगा। सब्जी वाला अपने घर के लिए सब्जी देता है तो उसे किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं होगी। निष्कर्ष तौर पर वे सभी क्रियाएं जिनके करने के बाद
किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती आर्थिकेतर क्रियाएं कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाएं, इनसे आप भलीभांति परिचित हो गए होंगे। किसी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं को वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं भी कहा जाता है। जब किसी क्रिया के फलस्वरूप कोई उपयोगी वस्तु बनती है तो वह उत्पादन कहलाएगी। उत्पादन के अंतर्गत कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु हो सकती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं पिन का, बटन, पेन, जूते, बैग आदि। किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका मनुष्य उत्पादन कर सकता है, बशर्ते कि वह मनुष्य के लिए उपयोगी हो। तो किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो वह उसका उत्पादन कर सकता है। जब किसी क्रिया के कारण कोई कीमती और उपयोगी वस्तु बनती है तो उसे उत्पादन कहेंगे। और जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन वस्तुओं का प्रयोग करता है अर्थात उपयोग करता है तो वह उपभोग कहलाएगा। किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं जब इसके घटकों या क्षेत्रकों का अध्ययन किया जाए। क्षेत्रकों का बंटवारा अर्थात उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। फर्स्ट, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रक। सेकंड, संगठित व असंगठित क्षेत्रक। और थर्ड, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक। तो पहले हम बात करते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रक कौन कौन से हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उन्हें प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। ये प्रायः मानव निर्मित होते हैं अर्थात जो क्रियाएं सीधे तौर पर भूमि या जल से संबंधित है, जैसे खेती करना, पशुपालन, शिकार करना, मछली पकड़ना, खान खोदना आदि। तो ये सभी क्रियाएं आपने देखा कि मनुष्य से संबंधित है, यानी कि मानव निर्मित है और इनका सीधा संबंध भूमि या जल से है। इस क्षेत्र में वस्तुओं को भूमि पर उगाया जाता है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, सब्जियां, या जो शिकार किया जाता है वह भी क्षेत्र भूमि ही होता है, जैसे पशु या पक्षी का शिकार, या फिर खान खोदकर कोई भी पदार्थ निकाला जाता है जैसे कोयला। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य इस क्षेत्र के अंतर्गत जो क्रियाएं करता है वह उसका संबंध भूमि या जल से है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वनों से भी प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। दूसरा क्षेत्रक द्वितीयक। ये उत्पादक प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पादित चीज़ों को संशोधित करके नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, यानी प्राथमिक वस्तुओं को मनुष्यों या मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी से कागज़ बनाना, गेहूं से ब्रेड बनाना, दलिया बनाना, बिस्किट बनाना, लोहे से कीले और छड़े बनाना द्वितीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का प्रयोग करके हम सूत काटते हैं और फिर कपड़ा बुनते हैं। इसी प्रकार गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके चीनी और गुड़ बनाते हैं। इस प्रकार उद्योग से जुड़े होने के कारण इस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा कि प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक दोनों ही परस्पर आश्रित है, अर्थात दोनों का पारस्परिक संबंध है। तो अभी हमने बात की प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक की। तृतीयक क्षेत्रक ये उत्पादक वस्तुओं का निर्माण तो नहीं करते, परंतु अन्य उत्पादकों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए
पर्याप्त मात्रा में सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और यातायात सुविधाओं द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को भंडारित करने की आवश्यकता होती है। उत्पादन और व्यापार की सहूलियत हेतु कई बार टेलीफोन पर दूसरों से बातचीत करने, पत्राचार करने एवं बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए डबल रोटी या ब्रेड बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता है। यदि गेहूं ही उपलब्ध नहीं होगा तो हम ब्रेड किससे बनाएंगे। गेहूं उपलब्ध होने पर भी गेहूं को खेतों से मिलों तक ले जाने के लिए हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात यातायात सेवाओं का प्रयोग डबल रोटी को फैक्ट्री से बाजार तक लाने के लिए किया जाता है ताकि उपभोक्ता उसे आसानी से प्राप्त कर सके। इस प्रकार की सेवाओं को तृतीयक सेवाएं कहते हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है अर्थात निर्माण करती है, इसलिए इन्हें सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। खुदरा दुकानें, स्टोर, थोक की दुकानें, बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन सेवाएं आदि तृतीयक क्षेत्रक के उदाहरण हैं। क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं अर्थात हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। इस प्रकार आपने देखा कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए अनेक सहायक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं सहायक क्रियाओं को तृतीयक क्रियाएं कहते हैं। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायक न होकर व्यक्तिगत सेवाएं देने में सहायक होती है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची एवं वकील ऐसे क्षेत्र हैं जहां व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट, कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो अभी तक हमने बात की प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रकों की। अब बात करते हैं संगठित व असंगठित क्षेत्रकों की, क्योंकि क्षेत्रकों का वर्गीकरण करते समय हमने बात की थी आपसे कि क्षेत्रकों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। तो फर्स्ट के अंतर्गत जो हमने लिए थे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उनके बारे में आपसे हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम सेकंड संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के बारे में बात करते हैं। संगठित क्षेत्रक वे क्षेत्रक जिसके अंतर्गत वे उद्यम एवं कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, कर्मचारी को सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है, संगठित क्षेत्रक कहलाते हैं। संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा अर्थात जिन्होंने उनकी नियुक्ति की है उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं, जैसे सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान आदि। वे सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी प्राप्त करते हैं, अर्थात रिटायर होने के बाद पेंशन भी उनको मिलती है, अर्थात वे पेंशन के भी हकदार होते हैं। असंगठित क्षेत्रक ठीक इसके विपरीत है। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है।
इस क्षेत्र के भी नियम विनियम होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। ये कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई प्रावधान नहीं है। इनका रोजगार सुरक्षित भी नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण से काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों की छुट्टी कर दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय तथा मुरम्मत कार्यों में स्वतः नियोजित है। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में कार्य करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को भी लगाते हैं। संगठित व असंगठित क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए हम दो उदाहरण लेते हैं। इन उदाहरणों में हमने एक कांता व दूसरा कमल का उदाहरण लिया। तो पहले हम बात करते हैं कांता की। कांता एक 30 वर्षीय युवती जो एक कार्यालय में कार्य करती है। वह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। प्रत्येक मास के अंत में काम के बदले वेतन प्राप्त करती है। वेतन के अतिरिक्त सरकारी नियमों के अनुरूप भविष्य निधि, चिकित्सा भत्ता व अन्य भत्ते भी प्राप्त करती है। रविवार के दिन उसका सवेतन अवकाश होता है। नौकरी आरंभ करते वक्त उसे नियुक्ति पत्र दिया गया था, अर्थात जब उसने नौकरी प्रारंभ की तो एक नियुक्ति पत्र उसे दिया गया जिसमें नौकरी संबंधी नियम और शर्तों का उल्लेख किया गया था जिनकी पालना उसे करनी थी। दूसरा उदाहरण कमल का लेते हैं। कमल एक 35 वर्षीय युवक जो कांता का ही पड़ोसी है। वह नज़दीक की एक किराना दुकान में मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे से शाम 8 बजे तक दुकान पर काम करता है। उसे मजदूरी के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती। जबकि पहले उदाहरण में आपने देखा कि कांता को रविवार के दिन सवेतन अवकाश मिलता है। कमल को कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता। दुकान प्रारंभ करते वक्त उसे कोई औपचारिक पत्र भी नहीं मिला जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कुछ हिदायतें उसे दी गई हो। उसका नियोक्ता यानी जिसने उसकी नियुक्ति की उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। इस प्रकार दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि कांता से संबंधित उदाहरण की बातें संगठित क्षेत्र तथा कमल के उदाहरण से संबंधित जो बातें हमने आपसे की वे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो दोनों उदाहरणों से आप संगठित व असंगठित क्षेत्र से पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक व निजी क्षेत्रकों की कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र किसे कहते हैं। पहले सार्वजनिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत संसाधनों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है और सरकार ही वस्तुओं और सेवाओं का नियोजन करती है। सरकार ही निर्धारित करती है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किन के लिए और किस मात्रा में उत्पादन करना है। जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पूरी तरह सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। सभी काम करने वालों की नियुक्ति सरकार ही करती है और वह ही उन्हें वेतन भी देती है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रक जिनकी मैं बात कर रही हूँ आपसे, इनके ऊपर सरकार का ही ज़्यादा स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्रक। इस क्षेत्र के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर एकल व्यक्ति या किसी कंपनी का निजी स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन निजी हित के लिए किया जाता है। उत्पादन की मात्रा और उसका मूल्य निर्धारण किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी के हाथों में होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के संचालन में सरकार का योगदान कम होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में मैंने आपसे बात की थी
कि उसमें सरकार का ही योगदान अधिक होता है, उसमें निजी व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं होता। लेकिन निजी क्षेत्र में सरकार का योगदान कम होता है, उसका दायित्व केवल प्रशासनिक अथवा न्यायिक क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। उपभोक्ता अपनी सामर्थ्य के अनुसार वे वस्तुएं चुन सकते हैं जिनसे उन्हें अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। वस्तुओं की कीमतें बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है और इसमें सरकार का हस्तक्षेप भी कम होता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी समाज के सभी सदस्यों को आवश्यकता होती है और निजी क्षेत्र उन्हें उपलब्ध नहीं करा पाते क्योंकि उन पर अधिक खर्च होता है। यदि उचित कीमत पर उपलब्ध कराए भी तो उनके बदले ये क्षेत्र ऊंची कीमतें वसूल करते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, बांध आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसलिए इस प्रकार की सुविधाएं सरकार स्वयं ही वहन करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने आपसे बात की है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का विभाजन कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तीनों क्षेत्रक यानी कि जिनकी अभी हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या संगठित, असंगठित और सार्वजनिक व निजी जो वर्गीकरण के आधार पर तीन हमने आपको अलग अलग बताए, उन सभी की यहाँ बात की गई है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर हम उस देश की राष्ट्रीय आय जान सकते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने की बात करते हैं तो उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से नापा जाता है। तो यहाँ यह जानना भी आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है। राष्ट्रीय आय, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि देश के अंदर उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए तो उस आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तथा प्रति व्यक्ति आय, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रत्येक देश का यह प्रयास रहता है कि जो साधन उसे उपलब्ध है उनकी सहायता से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक को भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो व्याख्यान के अंतर्गत जिन जिन बिंदुओं पर हमने अभी तक बात की वो एक बार मैं आपको बताती हूँ कि अर्थव्यवस्था का अर्थ, आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाएँ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक व उनका वर्गीकरण तथा सकल घरेलू उत्पाद। तो आइए एक बार पुनः व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। अर्थव्यवस्था जिस ढांचे के अंतर्गत देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिकेतर क्रियाएं ये बिल्कुल आर्थिक क्रियाओं के विपरीत यानी कि जिन क्रियाओं से कोई आय प्राप्त नहीं होती आर्थिकेतर क्रियाएं कहलाती है। उत्पादन किसी क्रिया स्वरूप मूल्यवान और उपयोगी वस्तु का बनना उत्पादन कहलाता है। उद्यम जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो उसके साथ उद्यम के बारे में भी जानना आपके लिए अनिवार्य है। जब एक व्यक्ति या समूह विक्रय करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने में लगे तो उसे उद्यम कहते हैं। उपभोग जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन वस्तुओं का प्रयोग करता है अर्थात उपयोग करता है तो वह उपभोग कहलाएगा। क्षेत्रकों का बंटवारा क्षेत्रकों का बंटवारा अर्थात उनका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक
सेकंड संगठित व असंगठित, और थर्ड सार्वजनिक व निजी। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत हमने आपसे बात की थी कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उन्हें प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ये प्रायः मानव निर्मित होते हैं और इनका संबंध भूमि या जल से होता है। द्वितीयक क्षेत्रक, ये उत्पादक प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पादित चीज़ों को संशोधित करके नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, यानी प्राथमिक वस्तुओं को मनुष्यों या मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक, ये उत्पादक वस्तुओं का निर्माण तो नहीं करते परंतु अन्य उत्पादकों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। संगठित क्षेत्रक, वे क्षेत्रक जिसके अंतर्गत वे उद्यम एवं कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, कर्मचारी को सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होता है, संगठित क्षेत्रक कहलाते हैं। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के भी नियम विनियम होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। ये कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। इनका रोजगार सुरक्षित भी नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के नियोक्ता किसी भी समय काम से हटा सकता है। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए दो उदाहरण मैंने आपको बताए थे, कांता और कमल का, जो आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा। सार्वजनिक क्षेत्रक, इस क्षेत्रक के अंतर्गत संसाधनों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है और सरकार ही वस्तुओं और सेवाओं का नियोजन करती है। निजी क्षेत्रक, इस क्षेत्रक के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर एकल व्यक्ति या किसी कंपनी का निजी स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन निजी हित के लिए किया जाता है। उत्पादन की मात्रा और उसका मूल्य निर्धारण किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी के हाथों में होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने आपसे बात की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक व उनके विभाजन की। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का विभाजन कैसे किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहते हैं। जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर हम उस देश की राष्ट्रीय आय जान सकते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने की बात करते हैं तो उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। राष्ट्रीय आय, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देश के अंदर उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए तो उस आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, तथा प्रति व्यक्ति आय कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रत्येक देश का यह प्रयास रहता है कि जो साधन उसे उपलब्ध है उनकी सहायता से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाए। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक को भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्यान से संबंधित जिन बिंदुओं पर मैंने बात करनी थी आपसे यहीं समाप्त होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बिंदु जिन पर मैंने आपसे चर्चा की अच्छी तरह से आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब व्याख्यान से संबंधित होमवर्क। अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में लिखिए। आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं तथा उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में
अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।